जय हिंद। यहाँ हम देखेंगे 10th क्लास का धातु एवं धातु चैप्टर का, जो हर एक एग्ज़ामों में पूछा जाता है यहाँ से। और ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ समझाया गया है। देखिए, और ये हर एक बोर्ड में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसी धातु का उदाहरण दें जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। इसका उदाहरण क्या है? पारा। कमरे के ताप पर द्रव होती है कौन सी धातु? पारा। जो चाकू से काटा जाए, जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम। सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na, है ना, सोडियम। अब देखिए, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक जिसको बोलते हैं सिल्वर। सिल्वर का सूत्र होता है Ag, है ना। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक Ag। ऊष्मा का कुचालक यानी कि ऊष्मा जिसमें ना प्रवाहित हो, इसको बोलते हैं हम Pb। Pb यानी लेड, है ना, इसको हम लेड बोलते हैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब आगे चलते हैं। कहता क्या, आघातवर्ध्यता, आघातवर्ध्य और तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघातवर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। कहता है, देखिए, आघातवर्ध्य में आघातवर्ध्य वह पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण उन्हें पीटने व पतली सीटें में बदल सकते हैं। आघातवर्ध्यता कहते हैं। कहने का मतलब है कि धातुओं की वह गुणधर्म जिसे पीट करके पतली चादर के रूप में बढ़ाया जा सकता है, यानी वही कह रहा है, वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटने पर वे पतली सीट में बदल जाए, यानी कि चादर में बदल जाए, उसे हम आघातवर्ध्यता कहते हैं। यानी कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे पीटने पर पतली सीट में बदल जाए, उसे हम आघातवर्ध्यता कहते हैं, है ना। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में कहता है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है क्या? तन्यता का मतलब खींचना। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाया जा सकता है। जैसे मान लो कोई पदार्थ है, जैसे सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु है ना। तो सोना को जैसे हम खींचते हैं पतले तार के रूप में बनाया जाता है। पिछला वीडियो में हम बताया था कि सोना सबसे तन्य धातु होती है और 1 ग्राम सोना में 1 किलोमीटर दूरी खींचा जा सकता है पतले तार के रूप में। तो वह पदार्थ जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाया जा सकता है, उसे हम तन्यता कहते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिएगा 3 नंबर में पूछता है क्वेश्चन, 3 मार्क्स का पूछता है। अब क्वेश्चन हम आगे चलते हैं, क्या है देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर का ये कहता है कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम का सूत्र Na होता है, Na2। इसका जो सोडियम जो है इसे खुले में रखने पर वायुमंडल से अभिक्रिया कर लेता है, यानी वायु से अभिक्रिया कर लेता है और आग पकड़ लेता है। यानी कि सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। कहने का मतलब है सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। अगर इसे सोडियम को खुला छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर आग लग जाती है। इसीलिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, अकस्मात आग से रोकने के लिए केरोसिन तेल में उसे डुबो कर रखा जाता है। यानी कि सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। अगर खुले में रखते हैं तो वायुमंडल के संपर्क में आती है, जिससे अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती है। इसे आग से सुरक्षित रखने के लिए हम इसे केरोसिन तेल में डुबो करके रखते हैं सोडियम को। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ये क्या कहता है, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है, अभ्यास एक प्रश्न दिया गया, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो डाला गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। इन अभिक्रियाओं के लिए भाप के साथ आयरन। तो देखिए यहाँ पे आयरन तो Fe हो गया, भाप H2O, है ना। तो क्या होगा, ये FeO4 और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा भाप के साथ। अब देखिए क्या कहता है इसमें, दूसरा क्वेश्चन में है, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम अलग अलग। तो जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, देखिए जल के साथ ये जल हो गया और कैल्शियम हो गया, ये क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना। इसको बोलते हैं हम बुझा हुआ चूना। ये बुझा हुआ चूना हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम का और जल को, पानी को मिला देंगे हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम और पानी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना। ये क्षारीय बेस का बना जा रहा है, क्षारीय आधार का बना जा रहा है ये। और इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कैल्शियम में जल मिलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और पोटेशियम में भी जल मिला रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कि ऊष्मा निकल रही है। चलिए आगे चलते हैं हम।
अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रियाशील धातु को तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। देखिए जब HCl में डालेगा यानी कि अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक तनु धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। लेकिन H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया के साथ लिखना है, किसके साथ, ये आयरन के साथ लिखना है। तो आयरन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा तो FeSO4 हो जाएगा और हाइड्रोजन को अलग कर देगा। तो ये हाइड्रोजन गैस H2 अलग हो गया यहाँ पे। इस तरह से अभिक्रिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इसे इस तरह से हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन 10th क्लास के एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा में अब इसमें कहता है, ये क्वेश्चन का कहता है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्यों होता है। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से इसको देखिए, कहता है आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्यों होता है। आयनिक यौगिकों में धनायन तथा ऋणायन आपस में प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल के साथ जुड़े। आयनिक यौगिक जो होते हैं ना, इन दोनों के बीच में आयन का अंतः आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। ये बहुत मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। यानी कि आयनिक यौगिक धनायन तथा ऋणायन आपस में प्रबल आंतरिक आयन आंतरिक आकर्षण बल के साथ जुड़े होते हैं। इसलिए इनके बंध को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की यानी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए इन यौगिकों का गलनांक उच्च होता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है एग्जाम में। अब आगे चलिए, यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या कहता है। कहता है निम्न पदों की परिभाषित कीजिए, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। क्या, किसका, खनिज का। कहता है खनिज किसे कहते हैं। पृथ्वी की भूपर पट्टी में खनिज किसे कहते हैं। बहुत आसान है, 3 नंबर है, 2 नंबर या 1 नंबर के भी पूछता है कभी कभी। ये 3 नंबर के एक साथ आए तो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो खनिज किसे कहते हैं कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को खनिज कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखिए पृथ्वी की भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं यौगिक के रूप में पाई जाती है उसे हम खनिज कहते हैं ना। अयस्क किसे कहते हैं। देखिए अयस्क वे खनिज जिनमें कुछ विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होते हैं, जिन्हें निकालना लाभ कमाया जा सकता है, वो अयस्क कहलाते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का भी आ सकता है। गैंग को देखिए, गैंग अयस्क में विद्यमान अशुद्धि जैसे मिट्टी, रेत आदि को गैंग कहा जाता है। अयस्क में जो निकाला जाता है तो उसमें कुछ मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियाँ होती है जिसे हम गैंग कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। अब यहाँ पे देखिए कहता है 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी है, ये बहुत आसान क्वेश्चन, 1 नंबर का आता है क्वेश्चन। ये प्लेटिनम और सोना, प्लेटिनम और सोना है। क्वेश्चन आगे चलते हैं। आगे कहता है कहा कि धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। देखिए उत्तर में कहता है कम क्रियाशील धातु के ऑक्साइडों को केवल गर्म करके संगत धातुओं में उपचयित कराते हैं। केवल गर्म करके संगत धातुओं में उपचयित कराते हैं और सक्रियता श्रेणी के बीच में स्थित धातुओं में ऑक्साइडों को कार्बन के साथ गर्म करके धातुओं में अपचयित कराते हैं। इस क्रिया को अपचयी क्रिया कहा जाता है। ये होती है हमारा धातु को ऑक्साइड से प्राप्त करने की विधि, है ना। अब आगे की क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जा सकते हैं आप। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। तो गोल्ड तथा प्लेटिनम, ये गोल्ड का नहीं, सोना प्लेटिनम, सोना और प्लेटिनम आसानी से संक्षारित नहीं होती। इसमें जंग, संक्षारण का मतलब जंग लगना। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कहता है क्या, मिश्र धातु क्या होते हैं। यानी मिश्रातु या मिश्र धातु दोनों की चीज़ है। मिश्र धातु में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछता है 2 नंबर 3 नंबर में। तीसरा चैप्टर से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और जिसमें से पूरा तीसरा चैप्टर का निचोड़ हमने लाया है। और इसको अगर एक बार अगर ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो तीसरा चैप्टर से हमें नहीं लगता कि आपको एक भी क्वेश्चन मिस करने वाला है, छूटने वाला है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से इसमें विश्लेषण भी किया गया है। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा अधातुओं के साथ समांगी मिश्रण मिश्र धातु या
मिश्रातु या मिश्र धातु कहलाता है। देखिए ध्यान से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो भी रह सकता है और दो से अधिक भी रह सकता है, धातुओं अथवा तो धातुओं के साथ समांगी मिश्रण, समांगी का मतलब समान अनुपात में मिश्रण को मिश्रातु या मिश्र धातु कहलाता है। जैसे में पीतल किससे बनाया जाता है, कॉपर और जिंक को मिला करके ये एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है जिससे किससे बनता है, जिंक से बनता है और कॉपर यानी तांबे को मिलाया जाता है तो पीतल का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कहता है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन विधि उपयुक्त है। अब देखिए फ्राइंग पैन का मतलब फ्राई करने वाला, सब्जी बनाने के लिए या किसी चीज़ को पूड़ी कचौड़ी छानने वाली जो कढ़ाइयाँ होती है वो फ्राइंग पैन है ना। तो उससे कौन सा हम इसमें से उपकरण अपनाएंगे जो जंग उसमें नहीं लगेगा। क्या ग्रिज लगाएंगे, ग्रिज जिसे हम लगाते हैं कि इसमें लोहे के सामान ग्रिज फ्री करने के लिए लगाया जाता है, ग्रिज नहीं, ग्रिज नहीं लगाएंगे है ना। पेंट लगाएंगे नहीं, पेंट भी उखड़ जाएगा गर्म होने के बाद में। इसके बाद क्या लगाएंगे, जिंक की परत चढ़ाएंगे या उपरोक्त सभी लगाएंगे। तो जिंक की परत, जस्तीकरण जिसको जिंक की परत चढ़ा करके उसे हम कढ़ाई को बचा सकते हैं जंग लगने से, क्योंकि फ्राइंग पैन है इसमें खाने की चीज़ फ्राई की जाती है, इसलिए हम जिंक की परत चढ़ाएंगे उसमें। ठीक, अब आगे चलते हैं। कहता है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है। यौगिक जल में विलय यह तत्व क्या हो सकता है। ए में कैल्शियम है, ए में कैल्शियम है, बी में कार्बन है, सिलिकॉन है या लोहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा कैल्शियम, इसका कैल्शियम हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और देखिए कहता क्या है इसमें, उभयधर्मीय ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मीय ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। देखिए उभयधर्मीय ऑक्साइड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों की प्रकृति होती है। ध्यान से इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ पर बता दिखा तो रहा है, लेकिन वैसे ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणधर्म होते हैं। इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होती है। ये अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे हम उभयधर्मीय ऑक्साइड कहते हैं। बहुत आसान तरीके से समझाया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगर एक बार इसको ध्यान से अगर आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आपको हमें नहीं लगता कि दोबारा याद करने की ज़रूरत पड़ेगा। एग्जाम में तो पूछा जाता है, पक्का याद रखिए। तीसरा चैप्टर धातु और धातु से क्वेश्चन आते हैं, आप इस बात को याद रखें। तो इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। ये अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब कहता है कि इसका दो उदाहरण दीजिए। चलिए उदाहरण आपको दिखाते हैं। देखिए जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, ये उभयधर्मीय ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये उभयधर्मीय ऑक्साइड है। इस कैसे कि जिंक ऑक्साइड को अगर अम्ल में अभिक्रिया कराते हैं, देखिए तो जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और जिंक ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ क्या निकल रही है, लवण तथा जल, ये दोनों बन रहा है। ठीक ना, ये दो उभयधर्मीय ऑक्साइड है, क्षारीय बेस का भी है और ये अम्लीय बेस का भी है, अम्लीय आधार का भी है और क्षारीय इसका आधार का भी, दोनों आधार का ही। अब चलते हैं आगे, हम क्वेश्चन क्या कहता है, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा तथा दो धातुओं जो ऐसा नहीं कर सकेगा। देखिए उत्तर में देखिए, तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली धातुएं लोहा फेरस तथा एल्युमिनियम, क्योंकि यह हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, ये विस्थापित कर देगा, है ना। यानी कि ये हाइड्रोजन से विस्थापित तनु अम्ल से हाइड्रोजन को हटाने वाला लोहा और एल्युमिनियम है जो हाइड्रोजन को हटा देगा, क्योंकि हाइड्रोजन कमजोर पड़ जाती है इसके सामने। अब आगे चलिए, जो ऐसा नहीं करेगी उसके बारे में देखते हैं। देखिए तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित ना करने वाली धातु कौन सी है, मरकरी है, Hg और सिल्वर है, क्योंकि यह हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील इसलिए हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएंगे, और वे जो थे हाइड्रोजन से अधिक मजबूत थे, फेरस और एल्युमिनियम हाइड्रोजन से अधिक मजबूत थे, तो हाइड्रोजन को हटा दिया इन्होंने। अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है, किसी धातु एम की विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड और कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 3 नंबर में 5 नंबर में पूछता है। फिगर पूछेगा भी, इसके साथ फिगर रहता है तो 5 नंबर देता है वो, और अगर फिगर से नहीं, अगर ऐसे ही पूछा 3 नंबर पूछता है। देखिए किसी धातु एम की विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड अशुद्ध धातु एम की एक मोटी छड़ होती है, शुद्ध धातु की एक मोटी छड़ होती है जिसको हम एनोड बोलते हैं, और कैथोड शुद्ध धातु की एक पतली छड़ होती है, उसे हम कैथोड बोलते हैं।
शुद्ध धातु की। अविद्युत अपघट्य धातु के किसी लवण का जलीय विलयन होता है, जो विद्युत अपघट्य विद्युत से टूटता है वो, है ना, कोई जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत प्रवाहित किया जाता है। और अशुद्ध धातु की एम को एनोड और शुद्ध धातु की पट्टी को कैथोड बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पर्त्यूस ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके दर्शाया जाता है। उत्सर्जित गैस एकत्रित किया जाता है। गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र क्या हो जाएगा? आर्द्र लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव होगा? ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण दिखा देते हैं, ठीक ना। देखिए, सूखे लिटमस पत्र कहता है कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूखे लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आर्द्र लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। सूखा लिटमस पत्र कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। और कौन सा अभिक्रिया हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, इसमें रासायनिक समीकरण सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है ना। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो SO2 का ये निर्माण हुआ, यह हो गया रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पूछता है लेकिन कि पूरा निचोड़ लाया गया है इस चैप्टर का। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए आगे कहता है क्या इसमें कि लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो दो तरीके का तो आप लोग जानते हैं, ये बताया गया था पिछला वीडियो में भी बताया गया है। ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव है जो 40 नंबर का है, और तीसरा चैप्टर से जो 40 नंबर का है वो पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। और ये जो है तीसरा चैप्टर से जो पूछेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें बताया जा रहा है लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीका। तो पहला तरीका लोहा को है कि वस्तुओं की जिंक की परत करेंगे हम, जो हम बताए थे फ्राइंग पैन में जो जिंक की परत चढ़ाते हैं, तो यहाँ भी बता रहा है वही चीज़ कि जिंक की परत आदि चढ़ाकर। दूसरा में लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करेंगे, है ना, जिंक से बचाने के लिए पेंट करेंगे, ग्रीस लगाएंगे ताकि लोहा में जंग ना लगे। चलिए हम इस तरह से आगे क्वेश्चन बनाते हैं।